अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आज हमारा 4 नवंबर 2025 के आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के, जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक-एक करके कवर करते हैं और देखते हैं उसके अंदर राइटर क्या डिस्कस करता है। और एक बात और है दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पे मेरी वीडियो चाहते हैं तो काइंडली मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है या गाइडेंस हासिल करना चाहता है, वो भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं पहले आर्टिकल पे, जो कि हमारा अनएंडिंग क्राइसिस के नाम से। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पीटीआई की करंट सिचुएशन है, उसके बारे में ये एक आर्टिकल है डॉन एडिटोरियल का। उसमें राइटर क्या हमें बता रहा है कि इस टाइम पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है, जो जिस सिचुएशन को वो फेस कर रही है। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, वो कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। यानी कि मुसलसल जब से पाकिस्तान बना है, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। जो भी हुकूमत आती है, वो अपोजिशन को क्रश करने की कोशिश करती है। पीटीआई पार्टी जो है, राइटर ये कहता है दोस्तों इस एडिटोरियल के अंदर कि कई पीटीआई के अंदर कई ज़्यादा यानी कि इश्यूज़ हैं इस पार्टी के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर, कि कुछ लीडर्स जो हैं वो आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हमें फ़ाइट करनी है, कुछ चाहते हैं कि हमें मुज़ाकरात करके अपने मामलात को हल करना है। जो पीटीआई के पुराने जो रहनुमा थे दोस्तों, वो जाके शाह महमूद कुरैशी से, जिस तरह फवाद चौधरी है या इमरान इस्माइल है, ये पीटीआई के पुराने मेंबर्स थे। ये जाके शाह महमूद कुरैशी से मिले हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हॉस्पिटल में जाके मुलाकात की है, लेकिन कोई ख़ास यानी कि रिज़ल्ट इस मुलाकात से नहीं निकल सका कि वो यानी कि कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को सॉल्व आउट करना चाहते थे, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी ने जो वो प्रपोज़ल लेके गए थे, कहा ये जाता है कि उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। इमरान खान जो है, राइटर ये कहता है कि वो जेल में है और उसकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो रहा है। गवर्नमेंट और पीटीआई जो है वो एक दूसरे से मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, ना ही रज़ामंद नज़र आ रहे हैं। इस फाइट की वजह से जो लोगों के रियल प्रॉब्लम्स हैं, आप देखें जो इन्फ्लेशन है, गुर्बत है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इग्नोर हो जाती है। सारा ध्यान सिर्फ अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है। हमें ये कहा गया है कि इस आर्टिकल के अंदर राइटर का ये कहना है कि आपको यानी कि अगर आपने मसले को हल करना है, तो वो आप सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर सकते हो। अगर दोनों पार्टी यानी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो ये क्राइसिस कभी भी पाकिस्तान के अंदर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, ये पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। एडिटोरियल है हमारा डॉन न्यूज़पेपर का, टाइमली एडवाइस के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी इकोनॉमी के बारे में, यानी कि हमारे जो इकोनॉमी के रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में हमें क्या गाइडलाइंस दी हैं। आप देखें, वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों, उसने एडवाइस दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को अपना ट्रेड सिस्टम जो है उसको, जो उसमें प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कई ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमने अपनी ट्रेड डील्स की हुई है, लेकिन हम उससे सही तरह से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स के मामले में तो यानी कि फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है जिन ममालिक से हमने डील्स की हुई है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान को सर्विसेज और डिजिटल ट्रेड से भी फ़ायदा उठाना चाहिए, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बातें तो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन प्लान भी बनाती है, लेकिन रियल एक्शन बिल्कुल ज़ीरो है। कि मतलब कि जब इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक़्त आता है, तो वहाँ पर हम ज़ीरो हो जाते हैं। दोस्तों, जो पुरानी हमारी डील्स हैं, जो हम करते हैं, दुनिया में जो भी डील्स की जाती हैं, उसको वक़्त के साथ-साथ फिर उसे अपग्रेड किया जाता है, उसे अपडेटेड किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने बस एक बार कर लिया, तो उसी डील के तहत आगे हम वो करते रहते हैं, उसमें कोई यानी कि अपडेट नहीं उसमें करते। पाकिस्तान को दोबारा से इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है, सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अलग से इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग ऑफिस बना सकते हैं या टीम बना सकती हैं, जो कि इस सिस्टम को मैनेज करें या इसको वॉच करें, जो कि ये एग्रीमेंट्स ट्रेड के रिलेटेड हुए। अगर पाकिस्तान दोस्तों एक्शन नहीं लेता, तो वर्ल्ड ट्रेड यानी कि हमने जितने भी एग्रीमेंट्स किए, हम उससे उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अब एक्शन लेने का वक्त है। अब हमें टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। हम अपने यानी कि ट्रेड और इकोनॉमी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व आउट करना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे एडिटोरियल पे, जो कि नाइजीरिया जेनोसाइड के नाम से है। दोस्तों, इसके अंदर आर्टिकल में जो राइटर है वो आपको नाइजीरिया के बारे में यानी कि इंफॉर्मेशन देगा। नाइजीरिया अफ्रीका का मुल्क है दोस्तों। इस नाइजीरिया के अंदर दो मेजर रिलीजियस ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं। आधी आबादी मुस्लिम है और आधी आबादी क्रिश्चियंस है। ये दो मेजर रिलीजियस यानी कि ग्रुप्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं। कई साल हो गए ऐसे कि वहाँ पर दोस्तों यानी कि एक दूसरे को मार दिया जाता है, वहाँ पे दहशतगर्दी होती है।
सो इस तरह के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है कि नाइजीरिया के अंदर आप देखें ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि लोगों को मारती हैं, जो ईसाई हैं आप देखें कि उनके जो चर्चेज हैं उनको आग लगा दी जाती है। सो 2009 से लेकर अब तक तकरीबन मोर देन 52,000 क्रिश्चियन जो हैं दोस्तों उन्हें किल कर दिया गया है, उनके चर्चेज जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सो वेस्टर्न लीडर्स जो हैं, अब ज़ाहिर सी बात है वो क्रिश्चियन हैं, तो उन्होंने यानी कि जहाँ पर क्रिश्चियन का जिनोसाइड हो रहा होगा इसको डिफेंड करना है। सो वेस्टर्न जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि हम हमारी कम्युनिटी का मतलब कि ईसाई लोगों का जेनोसाइड किया जा रहा है, उनके कत्लेआम किया जा रहा है। सो हमें इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, ये रिलीजन के नाम पे वो कहते हो रहा है। लेकिन कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि सिर्फ मारा यानी कि क्रिश्चियन को ही सिर्फ नहीं जा रहा है बल्कि मुसलमानों को भी वहाँ पे शहीद किया जा रहा है। सो ये सिर्फ क्रिश्चियन के साथ जेनोसाइड का मसला नहीं है, ये वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके साथ मसला है। सो वो उसकी मेजर वजह क्या है, क्यों वहाँ पर लोगों को यानी कि मारा जा रहा है, दहशतगर्दी है, क्योंकि वहाँ पे गुर्बत है, आप देखिए लैंड डिस्प्यूट्स है, गवर्नमेंट बहुत वीक है, टेररिज्म है। सो रिलीजन राइट कहता मसला नहीं है, लेकिन नाइजीरिया जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। सो राइट ये कहता है कि अगर आपने इसको जेनोसाइड का नाम देना है तो इस पर कोई हमें रियल यानी कि कोई प्रूव नहीं अभी तक मिल सका रियल सेंस में। सो दोस्तों तीसरा आर्टिकल है हमारा एडिटोरियल डिस्कवरिंग लोकल इश्यूज के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो ये मैं इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली उसने डिस्कस ये करना है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसके बारे में उसकी क्या वीक पॉइंट है, उसको वो उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि मिलकर काम भी करते हैं। आप देखें पंजाब असेंबली में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बारे में या उसकी पावर के बारे में जितनी भी हमारी मेजर पार्टीज हैं, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल पार्टी या पीटीआई, इन्होंने मिल के बैठ के यानी कि इस पे कोई रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, डिस्कशन जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट है दोस्तों इसके इलेक्शन होने चाहिए और इन्हें पावर ट्रांसफ़र करनी चाहिए। लेकिन राइटर कहता है मसला ये है कि आपका जो नया लॉ है जो आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बनाया है, वो आप पावर लोकल कम्युनिटी को देने के बजाय पावर तो आपने ब्यूरोक्रेट्स को रख दिया है। अब ऐसा कानून हम ले आए हैं कि जो हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी करवाएंगे, पावर लोगों के पास जाने के बजाय वो ब्यूरोक्रेट्स के पास रहेगी। सो दोस्तों कुछ लोगों की ये कहना है कि ये जो सिस्टम है ये उसी तरह का जिस तरह ज़ियाउल हक ने अपनी दौर में इलेक्शन करवाए थे, और वो नॉन पार्टी बेस्ड यानी कि विदाउट पार्टी आपने इलेक्शन लड़ने थे। बाद में आपको पता है कि जिसका जोर चलना था जिस पार्टी का, वो बंदे तोड़ के अपनी तरफ ले जाता है, और ये सिस्टम यानी कि पाकिस्तान के अंदर चलता रहा है हमेशा से। सो उसी तरह का एक सिस्टम दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। सो पाकिस्तान दोस्तों अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करेगा फिर ही हमारे मसले हल होंगे, वरना हमारे मसले हल नहीं होंगे। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये हमारे एडिटोरियल का सॉरी आर्टिकल था, जो ऊपर हमने आर्टिकल पढ़ा है, ये भी ओपिनियन पेज का आर्टिकल था, और ये भी ओपिनियन पेज का आर्टिकल है, द पावर ऑफ जेंटल प्रेयर के नाम से। दोस्तों इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये दोस्तों थोड़ी सी यानी कि सेंस आप देख लें कि मैच जीतने के बाद एक वुमेन टीम की जो मेंबर थी उसने यानी कि थैंक्स ऑफ गॉड बोला, जिसपे यानी कि बहुत से लोगों ने तनकीद की कि आप यानी कि खेल को मजहबी यानी कि मज़हब को खेल के मैदान में क्यों लेके आते हैं। सो राइटर उसके बारे में कहता है कि दुआ तो आप कहीं भी यानी कि रब का शुक्रिया अदा तो आप कहीं भी कर सकते हैं, और जो भी मज़हब से कोई ताल्लुक रखने वाला हो वो मुश्किल वक्त में अपने रब को याद करता है। सो दोस्तों ये आर्टिकल के बारे में है, देखते हैं इसके बारे में क्या बताता है राइटर। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो दोस्तों दुआ है ये एक पावर है। कैसी पावर है आप देखिएगा कि लोग जो हैं दोस्तों, ये जो पावर प्रेयर है, दुआ है, ये इंसान को पीस या होप यानी कि उम्मीद दिलाती है कि आप मुश्किल वक्त में दुआएं करते हैं। आप जो भी मज़हब से तल्लक रखने वाला हो, वो मुश्किल वक्त में हो, फियर में हो, वो यानी कि दुआ करता है। सो दोस्तों इसी तरह एक क्रिकेटर प्लेयर थी जिसका नाम जमीमा, ये नाम आप खुद देख लीजिएगा क्या एग्जैक्ट नाम है। उसने अपने मैच के बाद अपने रब का शुक्रिया अदा किया। सो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन दोस्तों राइटर ये कहता है कि ये जो प्रेयर है ये तो आपका और आपके रब का मामला है, आप अपने रब के साथ बात करते हो। सो प्रेयर जो है वो हमें काइंड, हम्बल, पीसफुल रहने का दर्स देती है। आप प्रेयर को इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। सो जो ट्रू प्रेयर होती है दोस्तों, जब आप दुआ करते हो तो ये आपके दिल से निकलती है, जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है। सो इस चीज़ को इस सेंस में नहीं लेना चाहिए। सो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल